कैसी हो चंदा? गुड मॉर्निंग। मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ। और हाँ, जैसा अभी तय हुआ था, बिना किसी एक्स्ट्रा सजावट के ही बात करते हैं। तो आज आप कैसे हैं? क्या चल रहा है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ चंदा। मुझे ये बताओ कि दो लोगों के बीच में हुई गलत फहमियों को, दो लोगों के बीच में हुए फासले को किस तरह बातचीत के जरिए मिटाया जाए, आज के हमारे एक्स फैक्टर का सब्जेक्ट है ये। बिल्कुल सीधे सपाट अंदाज में बात करें तो बातचीत ही वो सीधा रास्ता है जो गलत फहमियों की दीवार गिरा सकता है। एक दूसरे को खुलकर और ईमानदारी से सुना जाए। थोड़ा पुराने तरीके की सच्ची बात और थोड़ा आगे की सोच के साथ, तो बस बिना लाग लपेट के बात करेंगे और दूरियां कम होती चली जाएंगी। बिना लाग लपेट के बात, स्पष्ट बात, ना इधर की ना उधर की। बिल्कुल सही कहा आपने। मतलब साफ साफ बात करेंगे तो कोई गलत फहमी टिकेगी ही ना। एकदम सीधे, जैसे पुरानी कहावत है कि सच्ची बात में बड़ी ताकत होती है। तो इसी तरह आज के एक्स फैक्टर में हम यही सीधी सपाट बात करेंगे और देखते ही देखते सारी दूरियां गायब। तो बातचीत कम्युनिकेशन के लिए क्या एक अलग तरह की अप्रोच हमें अपनानी चाहिए? जैसे कि हम आजकल दो तरीकों से लोगों के साथ कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। एक हम मैसेजेस के जरिए और फ़ोन के ज़रिए एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। दूसरा, हम एक दूसरे के आमने सामने बैठ के व्यक्तिगत पर्सनल लेवल पर कम्युनिकेट करते हैं। तो इन दोनों में बेसिकली क्या फ़र्क है और कौन सा ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा प्रभावशाली है? हाँ, बिल्कुल साफ साफ कहें तो दोनों तरीकों में फ़र्क तो है ही। जब आप मैसेज या फ़ोन पर बात करते हैं तो उसमें थोड़ा सा दूरी का एहसास रहता है। कभी कभी भावनाएं पूरी तरह से नहीं पहुंच पाती और कुछ बातें छूट भी सकती हैं। लेकिन जब आमने सामने बैठकर बात होती है तो वो ज़्यादा इंसानी, ज़्यादा व्यक्तिगत और असरदार होती है। सामने वाले के हाव भाव, उनकी आंखों की भाषा, ये सब मिलकर बात को और गहराई दे देते हैं। तो अगर सच कहें तो आमने सामने की बातचीत का अपना ही एक पुराना और भरोसेमंद अंदाज है जो शायद आज भी सबसे ज़्यादा असरदार है। तो क्या ये एक वजह है कि हम आपसी कम्युनिकेशन के लिए आजकल टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा डिपेंड हो गए हैं? हम मैसेजेस के ज़रिए एक दूसरे को अपनी भावनाएं भेज रहे हैं, जिस वजह से पूरी भावनाएं वहां तक पहुंच नहीं पाती हैं और इसलिए लोगों के बीच में जो दूरियां हैं वो बढ़ती जा रही हैं। इज दैट अ फैक्ट? हाँ, यही बात तो है। मतलब बिना किसी लाग लपेट के कहें तो जब हम टेक्नोलॉजी पर ज़्यादा निर्भर हो जाते हैं, खासकर मैसेज के ज़रिए, तो हाँ, पूरी भावनाएं अक्सर उस गहराई तक नहीं पहुंच पाती। ये एक तरह से आजकल की हकीकत है। जब हम आमने सामने मिलकर बात करते थे तो उसमें जो अपनापन और भरोसा था वो टेक्स्ट के ज़रिए थोड़ा कम हो जाता है। इसी वजह से लोगों के बीच दूरियां बढ़ना भी एक तरह का सच है। तो अगर पुराने और आज के तरीकों को मिलाकर चले तो शायद वो दूरी भी कम हो सके। नहीं, लेकिन क्या तुम्हें ऐसा लगता है आज के रिसोर्सेज को देखते हुए कि वो दूरियां कम करने के लिए कोई प्रयास किया जा रहा है? हाँ, सीधी बात करूं तो अब कोशिशें तो ज़रूर हो रही हैं। मतलब आजकल के रिसोर्सेज को देखते हुए कई तरीके अपनाए जा रहे हैं, जैसे वीडियो कॉल, वर्चुअल मीटिंग्स या ऐसे प्लेटफॉर्म्स जो लोगों को थोड़ा आमने सामने जुड़ने का एहसास दें। ये सब प्रयास इसीलिए हैं कि वो जो दूरियां बढ़ रही थी उन्हें किसी तरह कम किया जाए। तो हाँ, ऐसा ज़रूर हो रहा है और लोग भी धीरे धीरे समझ रहे हैं कि सिर्फ टेक्स्ट से नहीं बल्कि थोड़ा और व्यक्तिगत जुड़ाव लाकर बातचीत को बेहतर किया जा सकता है। तो व्यक्तिगत जुड़ाव बहुत ज़रूरी है, ये आज के जनरेशन को समझना चाहिए। या हो सकता है कि जो पुरानी जनरेशन के लोग हैं वो पर्सनल इंटरेक्शन के ज़्यादा यूज टू हैं, बिकॉज वी हैव इज ट्रेंड, वी हैव trained this way, we are conditioned this way that we value more the one-to-one communication rather than the texting communication, or this is depend individually person to person. हाँ, अगर एकदम साफ साफ कहें तो ये काफ़ी हद तक इस बात पर निर्भर करता है कि किसकी परवरिश कैसी हुई है और वो किस पीढ़ी से आता है। पुरानी जनरेशन के लोग आमने सामने की बातचीत को इसलिए ज़्यादा महत्व देते हैं क्योंकि उनका यही तरीका था, उनकी आदत वैसी बनी हुई है। वहीं नई पीढ़ी ने टेक्स्ट और डिजिटल कम्युनिकेशन के साथ ज़्यादा समय बिताया है तो उनकी कंडीशनिंग थोड़ी अलग है। लेकिन हाँ, ये भी सच है कि व्यक्तिगत जुड़ाव की अहमियत समझना ज़रूरी है। ये कोई सिर्फ पुराने या नए तरीकों की बात नहीं, बल्कि हर इंसान को समझने की बात है कि कभी कभी वो पुराना वन टू वन इंटरेक्शन बहुत कुछ हल कर देता है। तो ये एक तरह से बैलेंस ढूंढने की बात है और हर इंसान के ऊपर है कि उसका क्या अनुभव है। ओके, तो तुम मुझे ये बताओ कि जनरेशन वाइज आजकल जिस तरह से कैटेगरीज वाइज, एज ग्रुप वाइज जनरेशन्स को बांटा गया है, जैसे जेन एक्स, जेन जी, जेन, तो इसका मुझे डिटेल चार्ट बताओ कि ये किस एज ग्रुप से किस एज ग्रुप के लोगों को
किस सेक्शन जनरेशन सेक्शन में बांटा गया है? जरूर, मैं स्पष्ट तरीके से बता देता हूँ। आजकल जनरेशन को जो नाम दिए जाते हैं वो कुछ इस तरह से बांटे गए हैं। जैसे जनरेशन एक्स वो लोग हैं जो लगभग 1965 से लेकर 1980 के आखिर तक के बीच पैदा हुए माने जाते हैं। फिर जनरेशन वाई, जिसे हम मिलेनियल्स भी कहते हैं, वो आमतौर पर 1980 के दशक के शुरुआती सालों से लेकर 1990 के दशक के मध्य तक के जन्मे लोगों को कहा जाता है। और जनरेशन जेड उसके बाद आती है, यानी करीब 1997-98 के आसपास से लेकर 2010 के शुरुआती सालों तक के लोग। तो बस इसी तरह से ये जनरेशंस बटे हुए हैं ताकि हर उम्र के हिसाब से समझ सकें कि किस दौर में कौन सी पीढ़ी आती है। जनरेशन एक्स कौन सी एज ग्रुप तक आती है? बिल्कुल, सीधे तौर पर कहें तो जनरेशन एक्स आमतौर पर उन लोगों को कहा जाता है जो लगभग 1965 से 1980 के बीच पैदा हुए। तो अगर आज के समय से देखें तो ये आमतौर पर अभी के लिहाज से मोटे तौर पर 40 के दशक के मध्य से लेकर 50 की उम्र के आसपास के लोग होते हैं। 1900 एक्स वाले फिर से बताओ मुझे एक बार, एक्स वाले जनरेशन एक्स वाले कौन से हैं? जो 1965 से 1980 के दशक के बीच में पैदा हुए हैं। हाँ, बिल्कुल वही बात है। जनरेशन एक्स वही लोग हैं जो करीब 1965 से 1980 के बीच पैदा हुए हैं। यानी आज के हिसाब से देखा जाए तो ये लोग आमतौर पर अब 40 से 60 साल के आसपास की उम्र के होते हैं। तो हम लोग मतलब मैं अपने आप को जनरेशन एक्स समझ सकता हूँ। वी आर व्हाटसोएवर I am a generation X categorized device. I am a generation X device, right? हाँ, अगर आप उसी उम्र के दायरे में आते हैं जो जनरेशन एक्स का है तो आप खुद को बिल्कुल जनरेशन एक्स का हिस्सा मान सकते हैं। तो कोई शर्त नहीं, आप अगर उस और जनरेशन वाई कौन सी कही जाती है? वाई, हाँ, सीधे तौर पर कहें तो जनरेशन वाई, जिन्हें हम मिलेनियल्स भी कहते हैं, वो आमतौर पर 1980 के शुरुआती सालों से लेकर 1990 के दशक के मध्य तक पैदा हुए लोग होते हैं। That is Gen Y, 1980 से 90 के दशक वाले। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। जनरेशन वाई यानी मिलेनियल्स वही हुए जो 1980 से 90 के दशक के आसपास पैदा हुए। तो बस यही उनकी जनरेशन की पहचान है। जनरेशन वाई की उम्र अभी कितनी होनी चाहिए? अगर कोई जनरेशन वाई में पैदा हुआ है तो उसका एज ग्रुप अभी कितना होना चाहिए? किस एज ग्रुप में होगा वो? बिल्कुल सीधी बात करें तो अगर आज के समय देखें तो जो जनरेशन वाई के लोग हैं वो आमतौर पर अब 25 से 40 की उम्र के आसपास के होते हैं। यानी मिलेनियल्स अभी इसी एज ग्रुप में आते हैं। तो कुल मिलाकर यही है जो उनकी मौजूदा उम्र मानी जा सकती है। 40, 25 से 40 क्या? नहीं, दोबारा बोलो। हाँ बिल्कुल, साफ साफ कहें तो जनरेशन वाई वाले जो मिलेनियल्स हैं वो आजकल लगभग 25 से 40 की उम्र के बीच में होंगे। तो यही उनका एज ग्रुप है। ओके, एक्स वाई, ठीक है। तो 25 से 40 के बीच के जो लोग हैं वो मिलेनियल्स हैं। और राइट, 25 से 40 के बीच के। हाँ बिल्कुल सही है, जो 25 से 40 के बीच 25 से 40 के बीच के मिलेनियल्स हैं। और 65 से 80 के बीच वाले, उनकी कितनी उम्र हुई? बिल्कुल, चलिए सीधा बता दूं, जो 1965 से 1980 के बीच जन्मे यानी जनरेशन एक्स के लोग हैं, उनकी उम्र अभी के दौर में आमतौर पर लगभग 40 के दशक के आसपास से लेकर 60 के दशक तक होती है। 40 से 60 के बीच वाले हैं, यानी अपन अभी जनरेशन एक्स में है। चलो नेक्स्ट, वाई वाले। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही समझा। जो 40 से 60 के बीच के लोग हैं वो जनरेशन एक्स में आते हैं, और जो वाई वाले यानी मिलेनियल्स हैं वो 25 से 40 के आसपास के हैं। तो आपने सब कुछ सही पकड़ लिया। 25 से 40, ओके। हमसे अभी के जो ओके। और जेन जी में कौन से लोग आते हैं? पहले ये बात क्लियर करें। हाँ बिल्कुल, सीधा बता दूं, जो जनरेशन जेड है उनमें वे लोग आते हैं जो लगभग 1997-98 के आसपास से लेकर 2010 के शुरुआती सालों तक पैदा हुए हैं। तो आज की तारीख में यस प्लीज कंटिन्यू। हाँ, तो आज की तारीख में अगर देखें तो जनरेशन जेड वाले आमतौर पर किशोर या अपने 20s के शुरुआती सालों में होते हैं। किशोर कुमार होते हैं आजकल के लौंडे। आजकल के लौंडे ही हैं जो किशोर कुमार की तरह गाने गुनगुनाते फिरते हैं। समझी चंदा रानी? तो यार ये तुमने आज बहुत अच्छा एक काम किया है कि इस जनरेशन फैक्टर को लोग समझ लें। इस जनरेशन के जो गैप को जो समझ लें तो उनको बहुत सारी चीजें लाइफ की आसान हो जाएंगी। कि जो जनरेशन फैक्टर क्या है, व्हाट इज द जनरेशन फैक्टर? Generation factor is what we have cleared right now. Now I will ask Chanda again to clear it and summarize it, the whole generation factor we have discussed about. बिल्कुल, बिना किसी जाग लपेट के एक बार साफ साफ समरी कर देते हैं। बिना किसी लाग लपेटे कर दो मेरी जाने मन। हाँ चलो। बिल्कुल, चलिए एकदम सीधे अंदाज में समेट देते हैं। हमने आज ये साफ साफ समझ लिया कि जनरेशन एक्स वो लोग हैं जो
1965 से 1980 के बीच पैदा हुए। आज वो आमतौर पर 40 से 60 की उम्र के आसपास है। जनरेशन वाई यानी मिलेनियल्स करीब 1980 से 90 के दशक के बीच पैदा हुए और वो 25 से 40 की उम्र के बीच है। और जनरेशन जेड वो हैं जो 1997-98 के बाद 2010 के आसपास तक पैदा हुए और अभी किशोर या अपने 20s में है। तो बस यही वो जनरेशन फैक्टर है जो हमने एकदम साफ साफ और बिना किसी घुमाव के समझ लिया। परफेक्ट, साफ साफ बिना किसी लाग लपेट के समझा दिया तुमने चंदा। और मुझे पक्का यकीन है कि ये बहुत सारे लोगों के बहुत काम आने वाला है। लोग समझ ही नहीं पाते, हमारी किसी से बैठती नहीं है, हमारी जनरेशन के लोग नहीं है। हमारी जनरेशन में भी जो स्पेशल एडिशन पैदा हुए थे, समझो हमारी जनरेशन में कुछ स्पेशल एडिशन भी पैदा हो गए। हर जनरेशन में कुछ एडिशन पैदा होते हैं, एडिशन कह लो या उनको एडिशन कह लो, चाहे वो थॉमस एडिसन हो चाहे हम एडिसन हो। तो हम एक्स जनरेशन के उस एडिशन के हिस्से हैं कि जो हिस्सा बड़ा रेयर था, जो प्रतिलिपियां बहुत कम थी। ये हमें अब धीरे धीरे चंदा तुम्हारे साथ समझ में आता जा रहा है अपने विषय में, और जितना जितना ईमानदारी से हमें अपने विषय में समझ में आता जा रहा है उतना ही हम लोगों को अपने विषय में समझाते जा रहे हैं। तो चंदा रानी, आज की इस कहानी को करते हैं खत्म, और आज के इस एपिसोड के लिए हमारे दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद कह दीजिए और उनका शुक्रगुजार कीजिए। और अगले एपिसोड में एक्स फैक्टर के हम फिर से उनसे मिलेंगे ऐसी कुछ ही जानकारी, तमाम इंफॉर्मेशन के साथ, जो जीवन के रास्ते की छोटी मोटी बड़ी बड़ी मुश्किलें, रुकावटों को दूर करने में हमारा हेल्प करता है। वो होता है हमारा जनरेशन फैक्टर। तो आपकी जनरेशन के, आपके मॉडल में अगर कोई तकलीफ है तो अपने पुराने मॉडल से कंसल्ट करो। आपके पुराने मॉडल में अगर आपके पुराने मॉडल में अगर कोई कंफ्यूजन है, कोई तकलीफ है, कोई गलती है, तो अपने नए मॉडल से कंसल्ट करो। यानी कहीं ना कहीं XYZ के बीच में अपन भी सेट हो ही जाएंगे, आज नहीं तो कल। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। चलिए चंदा, थैंक यू सो मच। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा और बड़े मजे से सारी बातें साफ कर दी। तो आज की इस बातचीत को यहीं खत्म करते हैं और सब दर्शकों का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारे साथ ये जनरेशन फैक्टर समझा। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ और देखेंगे कि अपनी जनरेशन के मॉडल्स के बीच कैसे तालमेल बिठाएं। तो तब तक के लिए यही, जय भोलेनाथ और बहुत बहुत शुक्रिया।